प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम साइंस का एक जो टॉपिक है उसे उठा रहे हैं, जिसे हम प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के नाम से जानते हैं, जो कि कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस चैप्टर को हम पढ़ते हुए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश जो है वो क्या चीज होती है, और उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। हमें स्क्रीन के ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है, सूर्य जो है वो उदय हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पृथ्वी के ऊपर सूर्य जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है किस चीज का, प्रकाश का। ठीक है, सूर्य जो है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अब जब मैं कह रहा हूं स्रोत है, तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश जो है वो क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है, और ये खुद तो अदृश्य होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में की क्षमता प्रदान करता है। या फिर प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं तो अदृश्य रहती है, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरे जो वस्तुएं होती हैं उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा प्रकाश जो वो क्या है। तो प्रकाश जो है वो एक क्या है, ऊर्जा है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। और ये स्वयं तो क्या रहती है, अदृश्य रहती है, लेकिन इसकी सहायता से, इसकी प्रेजेंस में हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। बस इतना सा है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जी, प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सूर्य है, मोमबत्ती है, चंद्रमा, ये क्या है, प्रकाश स्रोत। लेकिन जो महान लोग थे उन्होंने ने दो भागों में बांट दिया, एक दीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं कहलाते हैं दीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है सूर्य, सूर्य जो है वो दीप्त वस्तु का उदाहरण है। और अगर हम बात करें मोमबत्ती, वो भी कैसी, जलती हुई, वो भी एक दीप्त वस्तु का उदाहरण है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इंग्लिश में से ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं ऐसे सोर्स जिनके पास स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, इसीलिए ये दीप्त वस्तु है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती कैसा प्रकाश स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बुझी हुई मोमबत्ती ले लूंगा ना, तो वो मुझे दिखाई नहीं देगी। अगर मान लीजिए कोई भी दीप्त स्रोत मेरे पास नहीं है, दीप्त प्रकाश स्रोत मेरे पास नहीं है, तो मुझे कोई भी अदीप्त प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं देगा। हमेशा अदीप्त प्रकाश स्रोत को देखने के लिए दीप्त प्रकाश स्रोत होना ही चाहिए। दीप्त प्रकाश स्रोत होगा तब ही हम अदीप्त प्रकाश स्रोत को देख सकते हैं। ठीक, तो जलती हुई मोमबत्ती, ये आप सभी को पता है, जलती हुई मोमबत्ती का अपना जो है प्रकाश है। लेकिन मान लीजिए अगर अंधेरे कमरे में है और यही मोमबत्ती बुझ गई, तो आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि मोमबत्ती जल रही है या फिर बुझी हुई है। बुझी हुई होगी तो वो अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें दिखाई देगी नहीं। और जलती हुई मोमबत्ती जो होगी वो दीप्त प्रकाश है, उसके बाद स्वयं का प्रकाश जो है वो होगा। ठीक, अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा जो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक, स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये जो है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है, इसलिए यह एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है ना, अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा। याद रखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, और अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, जिन्हें देखने के लिए एक दीप्त वस्तु की सहायता हो, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता हो। अब अगर बात करेंगे चंद्रमा चमकता क्यों है, तो ये थोड़ा सा आगे वाली कहानी है कि ये चमकता क्यों है। तो एक जो लाइन में मैं आंसर देना चाहूंगा कि जो चंद्रमा वो चमकता क्यों है,
क्योंकि सूर्य का प्रकाश परावर्तन करता है चंद्रमा, ठीक है ना। परावर्तन होने के कारण चंद्रमा जो है वो चमकता है, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होने के कारण चंद्रमा जो है चमकता है, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे किस तरीके से परावर्तन जो है वो होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया गया। प्रकाश के गुण। अब लाइट हमने पढ़ ली कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश के गुण जो है वो क्या है। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्वयं तो अदृश्य होगा, लेकिन अगर ये होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, नहीं होगा तो फिर वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। आगे बोला गया है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब कैसे करता है, कैसे आप बता सकते हो कि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है ना, बिल्कुल अंधेरा है। अब हुआ क्या कि जो आपका दरवाजा होता है, दरवाजे के अंदर कोई मान लीजिए छेद है, तो छेद से जो रोशनी आ रही हो, मान लीजिए ये दरवाजा उस ये छेद है, तो एक जो सीधी रेखा में आपको दिखाई देगा कि रोशनी जो आ रही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक मोमबत्ती जो है वो जल रही है, मोमबत्ती, ठीक है ना, जल रही है। अब आपने क्या किया, यहाँ एक पेपर का टुकड़ा जो है लगा दिया, उस पेपर के टुकड़े में एक छोटा सा छेद है, ठीक, और आप यहाँ से अपनी आंखों से इसे देख रहे हो, ये मान लीजिए आपकी आंख है, ठीक है ना, इससे यहाँ से देख रहे हो। तो जब ये मोमबत्ती की जो लौ है, जो ये छेद है और जब ये आंख है, जब एक ही सीध में होंगे तभी आपको ये जो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देगी। और अगर एक सीध में नहीं होंगे तो आपको ये जो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ठीक है ना, सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अगर आपकी आंख इस लौ के एक सीधी रेखा में है तो ही आपको ये जो लौ है वो दिखाई देगी। अब एक चीज और ये कि मान लीजिए कोई वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है, तो वो क्यों दिखाई दे रही है, एक स्टेप आगे की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, कोई वस्तु है, जिस मोबाइल के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर ये क्लास देख रहे हो, वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी आपके रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपको क्यों दिखाई दे रही हैं, क्या कारण है उन्हें दिखाई देने का? सीधा सा कारण रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके कमरे के अंदर एक बल्ब जल रहा होगा और उस बल्ब से एक प्रकाश की किरण जो है वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा रही होगी, और उस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर कहाँ आ रही है, हमारी आंख के ऊपर आ रही है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए अगर मैंने ये कह दिया कि ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, क्यों क्यों दिखाई दे रहा है ये मार्कर? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इससे टकरा रही हैं, और इससे टकराने के बाद वो आपकी आंखों से टकरा रही हैं। अब मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए अब आपको मार्कर दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें मार्कर से तो टकरा रही हैं, लेकिन मार्कर ने जिन प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट किया है, परावर्तित किया है, वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आपको वो मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो है वो हमें तभी दिखाई देती है जब उससे टकराकर प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। अगर हमारी आंखों पर नहीं पड़ेंगी तो वो फिर हमें दिखाई नहीं देगी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और रहेगी, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं, और जब भी अपारदर्शी माध्यम से टकराएगा तो एक छाया जो है वो बनाएगा। अब यहां एक चीज और देखने वाली है कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम क्या चीज होती है, या फिर पारभाषा क्या चीज होती है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है वो हमारे समझने वाली बातें हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। तो यहां अगर हम बात करें माध्यमों की, तो माध्यम हमारे तीन होते हैं, एक पारदर्शक माध्यम होता है, एक पारभाषक माध्यम होता है, और एक अपारदर्शक माध्यम होता है। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम का अर्थ क्या?
पारदर्शक माध्यम का मतलब है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश की अधिकांश किरणें पार निकल जाएं, पारदर्शक, ठीक है ना, जिससे प्रकाश की अधिकांश किरणें पार निकल जाएं, कितना 95 टू 100% जो है वो निकल जाए। कोई प्रकाश आप डाल रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और 95% टू 100% वो जो अपने आप से पार निकाला, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, पारदर्शक बोल सकते हो, ठीक है ना। इसे हमें कैसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे वायु, जल, ठीक है ना, ये कैसे माध्यम है, ये पारदर्शक है, ठीक है। कांच कैसा माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है। अगर हम बात करें पारभाषक माध्यम, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूशेंट मीडियम, पारभाषक मतलब एक आभास होता है पार होने का, लेकिन पार हमें दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का कहते हैं, लगभग अप्रोक्स मान लीजिए 50%, ठीक है ना, 50 to 80%। तो ऐसे जो मीडियम होते हैं वो हमें कैसे किस नाम से हम जानते हैं उन्हें, पारभाषक माध्यम, जिसे हम ट्रांसल्यूशेंट माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे मीडियम जिनसे होकर हम आसानी से देख नहीं सकते, ठीक है ना, उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं, जिसे हम ट्रांसल्यूशन इंग्लिश में कह रहे हैं। अब है अपारदर्शक माध्यम, ओपेक्यू मीडियम। अब अपारदर्शक माध्यम कौन सा माध्यम होता है, वह माध्यम, ठीक है ना, वह माध्यम जिससे जिससे आर पार नहीं देखा जा सके, मतलब आर पार नहीं देख सकते हम उस माध्यम के, तो उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे लोहा, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु, प्लास्टिक मान लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश टकराए और वो छाया बना दे, तो ऐसा माध्यम जो हो अपारदर्शक कहलाएगा। फिर से हम बात करते हैं, पारदर्शक वह माध्यम होता है, पारदर्शक वह माध्यम होता है जिससे होकर अधिकांश प्रकाश की किरणें पार निकल जाती हैं। अगर वहीं हम बात करेंगे पारभाषक माध्यम की, तो इससे होकर बहुत कम किरणें ही पार जा पाती हैं। जैसे मान लीजिए वाटर के अंदर आपने कोई भी ऐसा चीज मिला दी है जिससे जो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं जा पा रही, तो उसे हम पारभाषक जो है वो कह सकते हैं। अब है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का अर्थ वही है कि मान लीजिए कोई मीडियम ऐसा है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं और टकराने के बाद एक छाया जो है बना रही हैं, तो ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब किसी पारदर्शक माध्यम में सरल रेखा में गमन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में अगर कोई प्रकाश की किरण गति कर रही है, मतलब प्रकाश अगर गति कर रहा है, तो हम प्रकाश की किरण कह रहे हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कह रहे हैं। वो जो किरणों का समूह है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश पुंज कह रहे हैं। अब प्रकाश पुंज जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। एक तो अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। अब ये क्या होते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी को इंग्लिश में बोला है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और समांतर प्रकाश पुंज को बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए अभिसारी की बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंट मतलब वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये जो है वो क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर हम अपसारी की बात करेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई किरणें जो है वो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं या फिर निकल रही हैं, तो हम उसे बोलेंगे अपसारी। ठीक है ना। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट माने फैल रही हैं, किसी एक बिंदु स्रोत से फैल रही हैं। और कन्वर्जन का मतलब है कि एक किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिल रही हैं। अब समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो समांतर प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरणें जो हैं वो चल रही हैं।
तो उसे हम बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, तो ये मैंने आपको प्रकाश किरण के बारे में बताया कि प्रकाश किरण जो है वो क्या होती है। अब बढ़ते हैं आगे, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और याद भी हमें रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है। ठीक, तो देखो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दो तरह की प्रकृति जो है वो प्रकाश की होती है, जिसे हम द्वैत प्रकृति बोलते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना, द्वैत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। जो प्रकाश है वो दो तरीके से रिएक्ट करता है, एक तो कण की तरह से और एक तरंग की तरह से, ठीक है ना। अब जब हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो हमारी एक प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, तो वे कौन सी प्रकृति के अंदर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की कौन सी प्रकृति को पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है वो मुद्दा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो किस तरह की होती है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों तथा कणिकाओं, मतलब तरंगों की तरह से भी, तरंगों के जो गुण है उसे भी दिखाता है और जो कणों के गुण हैं उसे भी दिखाता है। दोनों तरह के गुणों को वो दिखाता है, एक कणों के गुणों को भी दिखाएगा और एक तरंग के गुणों को भी दिखाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। अब हम अगर बात करें कि जो तरंग प्रकृति है उसके अनुसार अगर बात करें, प्रकाश की तरंग प्रकृति के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर तरंग प्रकृति की बात करें तो जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य से यहां प्रकाश आ रहा, ठीक है। तो दो तरह की प्रकृति मैंने आपको बताई, एक कणिकाओं की और एक तरंगों की। तो अगर तरंगों की बात करें तो प्रकाश जो है वो विद्युत जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसे संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पर। अभी मैं यहां भी आपको बता रहा हूं और इसी चीज को मैं जब ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा कि जो प्रकाश है उसे किसी भी माध्यम में संचरण के लिए, मतलब संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहां कोई मीडियम है क्या, जिसे हम वैक्यूम बोल रहे हैं, वो कोई मीडियम है क्या? कोई मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं है तब भी तो जो प्रकाश है वो सूर्य से और पृथ्वी तक आ रहा है या फिर नहीं? तो क्या इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है प्रकाश को? नहीं, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने उदाहरण आपको देके समझाया कि मान लीजिए सन है और सन यहाँ अर्थ है, अर्थ के और सन के बीच में एक कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है, जैसे हम वैक्यूम बोल रहे हैं, निर्वात बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी सन से जो रेज आ रही हैं, लाइट जो आ रही है वो अर्थ तक पहुंच रही है बिना किसी मीडियम के, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसे संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य जो है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम भी आप नोट कर सकते हो, से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, दोनों ही चीजें जो इंपॉर्टेंट है। 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ओके, अगर हम चाल करें, प्रकाश की चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है,
तो यही जो चीज है वो लिखी हुई है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, प्रकाश का विवर्तन, व्यक्तीकरण और ध्रुवन जो है, ये 3 जो फिनोमिना है, विवर्तन हुआ, व्यक्तीकरण हुआ और ध्रुवन हुआ, ठीक है ना, ये तरंग प्रकृति के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, जिसे आप 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन। अगर हम बात करें कणीय प्रकृति की, तो देखिए प्रकाश की कण प्रकृति के अनुसार प्रकाश कणों का बना होता है, छोटे छोटे कणों का बना होता है, जो अत्यंत उच्च चाल से सीधी रेखा में गमन करते हैं। मूल कण जो प्रकाश को प्रवासित करते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। वे जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, जिसमें प्रकाश जो गमन कर रहा है कणों के रूप में, उसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है ना, फोटोन। अब अगर बात करें कणीय प्रकृति की, तो जो कणीय प्रकृति के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो परावर्तन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। मतलब ये जो चैप्टर है उसमें हम प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम परावर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया। अब है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या है, और फिर मैंने आपको प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताया, प्रकाश किरण के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे।